नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित। उसी में आज है चौथा चैप्टर का कुछ पार्ट विकास और ह्रास, जो कि टॉपिक है। इसी के माध्यम में हम लोग देखेंगे कि इसमें लेखक महोदय ने क्या लिखना चाहा है। तो साथियों, जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्वी सन से पहले हजार वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनाता और दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उनका संपर्क बढ़ता है और इससे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इन हजार वर्षों के बीच की समय में यानी चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। तो क्या इसमें कौन सा वर्षों के बीच में कौन सा चौथी से छठी शताब्दी तक किसका समृद्ध होता है? कौन सा साम्राज्य? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, याद करिएगा। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। तो वो कौन सा युग कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग में संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास, आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उत्तर पश्चिमी में गोरे हूण के दल आते हैं और बार बार आप वापस खदेड़ दिए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राजसत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हूणों को बाहर करता है। इस लंबे संघर्ष के बाद ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हूणों के उत्तर भारत में लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हूणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों के एकदम भिन्न है। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, जो आजकल उज्जैन है, को गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी। फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत के छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है। इसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर से एक दूसरा भोज सामने आता है, जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है। उज्जैन फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था, जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। यह वैयाकरण और कोशकार था। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में भी थी। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। यह स्वयं कवि और लेखक भी था, जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक रूपों में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया। एक तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उनके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों को मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। गर्चे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहां समृद्ध और वहां कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था और लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्ध और ब्राह्मणों की संस्कृति का ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। ये पॉइंट जो है मेंशन कर लीजिएगा आप लोग।
भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था। दूसरे विद्वानों को पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक दार्शनिक विषय में बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। वैद्यक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रसार नालंदा के विद्वानों ने किया है। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। ज्यों ही सहस्राब्दी समाप्ति पर आती है, यह सब तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष और वह कुछ शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसा कि हृदय संवित हो चला, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हों। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। शंकर कहाँ के थे? दक्षिण भारतीय थे। यह महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग की पद्धति के भ्रष्ट रूप। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। साहित्यिक में भवभूति 8वीं शताब्दी में आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित आखिरी में बड़ा नाम भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी का है। कला में ईवी हेवेल के अनुसार 7वीं और 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप के गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कि कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में पुरानी परंपरा ज्यादा लंबे समय तक कायम रही। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया, लेकिन दक्षिण के चोलवंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्र शक्ति बने रहे, जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय प्राप्त नहीं की। तो किसने किया था? श्री विजय ने उनको परास्त किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। इस राजनीति का पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधाकृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक संस्था के साथ खो दी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल और अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल से उनसे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत से उनसे बचकर नए सिरे में अपना कायाकल्प कर लिया है। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों के कारण अपने को हमेशा ताजा रूप देखकर अपना विकास करता रहा, कुछ रूप में अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़वादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। सभ्यताओं को ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय है उदाहरण यूरोप में प्राचीन सभ्यता का है, जिसे अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का एक ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर अनिवार्य का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था में किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इस उपनिवेशों में फले फूले और उन्हें तेजस्विता शक्ति का परिचय दिए। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने रचनात्मक को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में भटके, जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया
ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नजर से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता की अद्भुत दृढ़ता दी थी, उनके गुटों को शक्ति दी थी और उन्हें एकजुट किया। लेकिन यह बात बेहतर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदाय के भीतर इस तरह खास ढंग से धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप में समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। इसी कारण हर तरफ प्रयास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में था। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे, भारत की अखंडता की अवधारणा, सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावना बढ़ने लगी। अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई, इसके बावजूद जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और उसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता, इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्क एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों में जकड़ी रही और बाधित होती रही। साथ ही इस तरीके से चौथा अध्याय खत्म होता है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। धन्यवाद। जय